जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टार स्टडी अड्डाज पर। आज हम आपको बताएंगे कोशिका के बारे में, जो कोशिका क्या होते हैं और इनके प्रकार। तो आइए चलते हैं इसके फैक्ट की ओर। कोशिका को जीवन की मौलिक इकाई कहा जाता है। कोशिका को जीवन की मौलिक इकाई कहा जाता है। एक कोशिका अस्तित्व में सक्षम है और सभी कार्यों को पूरा कर सकता है, और जो एक जीवित प्राणी के लिए आवश्यक है। मतलब जो है, एक कोशिका जो है यह सक्षम है क्योंकि यह अपने कार्य को एक जीवित सजीव जैसे कार्य को पूरा कर सकता है। तो इसके बारे में भी जानेंगे। पहले इसका पूरा मूल रूप पढ़ लेते हैं। आवश्यक है। एक कोशिका पोषण, शोषण, उत्सर्जन, परिवहन और प्रजनन करता है, जिस तरह एक व्यक्ति का जीव करता है। एक कोशिका जीव स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम होते हैं। तो समझिए, जैसे कि मान लीजिए एक कोशिकीय जीव, जैसे आपको पैरामीशियम हो गया, जैसे कि अमीबा हो गया। तो अमीबा के बारे में आप समझिए। अमीबा का आकार कोई निश्चित नहीं होता है। इसके ये वैक्यूल्स हो गया, वैक्यूल्स फूड वैक्यूल्स होता है, जो भोजन पदार्थ को संग्रह करता है। तो अमीबा जो है यह सभी प्रक्रिया करते हैं, भोजन भी करते हैं, उत्सर्जन भी करते हैं और प्रजनन भी करते हैं। तो इसके बारे में जानेंगे प्रजनन जब पढ़ाएंगे तब, तो किस प्रकार के प्रजनन करते हैं। तो यह सभी प्रक्रियाओं पोषण, शोषण, उत्सर्जन, परिवहन, प्रजनन सभी प्रकार के प्रक्रिया करते हैं। यह एक कोशिकीय जीव है। तो एक कोशिका स्वतंत्र रूप से तो रह रहा है। इसका एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, यह स्वतंत्र रूप से रहते हैं। तो यह सक्षम है, एक कोशिका जो है सक्षम है। तो एक कोशिका जब सक्षम है तो बहुत कोशिकाओं से अगर मिलकर जो बना होगा वो कितना सक्षम होगा, उसके बारे में जानिए। रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे। रॉबर्ट हुक जो ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। वो भी मृत कोशिका, डेड सेल, मृत कोशिका की खोज की थी। और लुवेनहॉक तालाब के पानी में मुक्त कोशिकाओं की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे। 1664 ईस्वी में 74 ईस्वी में खोजे थे। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ये जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? अगर पूछेगा आपको जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, लुवेनहॉक। अगर मृत कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक। तो आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट। रॉबर्ट ब्राउन ने नाभिक की खोज की। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। न्यूक्लियस खोज 1831। डेट उतना मायने नहीं रखता है, इसलिए आप ये याद रखिए कि रॉबर्ट ब्राउन ने नाभिक की खोज की थी। तो नाभिक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म शब्द गढ़ा। जीव द्रव्य इसका हिंदी होता है, प्रोटोप्लाज्म का जीव द्रव्य। तो आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे, जीव द्रव्य। स्लाइडन और स्वान ने सेल थ्योरी दिया था। बाद में बिर्चो ने इसको आगे बढ़ाया। यहाँ पर बिर्चो होगा, बिर्चो। तो आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, बिर्चो यहाँ पर होगा, बिर्चो। समझ, कोशिका को आगे बढ़ाया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज से सेल ऑर्गेनेल्स की संरचनाओं का अध्ययन करना संभव हो गया। जैसे कि मान लीजिए छोटा सा ऑर्गेनेल्स है, छोटा सा कोशिका है, तो उसका अध्ययन करने के लिए बहुत सी नंगी आंखों से देख नहीं पा सकते थे। इसीलिए इसका आविष्कार किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, नल और रस का। तो आप याद रखिएगा, माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, नल और रस का। कोशिका सिद्धांत के बारे में जानिए। कोशिका सिद्धांत क्या होता है? कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन, सोन और बिर्चो। यहाँ पर बिर्चो होगा, सभी जगह मिस्टेक कर दिया, बिर्चो। तो बिर्चो, सभी जीवित जीव एक या अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। सभी जीवित जीव एक या अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं। तो एक कोशिकीय जीव अमीबा हो गया, अधिक कोशिकीय जीव मानव हो गया, एनिमल, जितना भी एनिमल होगा सब एक से अधिक कोशिका से बने होते हैं। सभी
कोशिका सभी जीवों के संरचना और कार्य संगठन की मूल इकाई है। ये बात सही है, इसके भी बारे में समझाएंगे अभी। सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से आती है। सभी जो कोशिका है पूर्ववर्ती जीवित कोशिका, जैसे पहले जो कोशिका थी उसी कोशिका की जीवित कोशिका फिर बनेगी। तो आप समझ गए होंगे कैसे बनते हैं कोशिका। तो समझिए ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयाँ क्या है। जैसे कि मान लीजिए इस कोशिका की संरचनात्मक, जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। जैसे कि संरचना, जैसे मान लीजिए कि कोशिका अगर रहेगी तो छोटे छोटे कोशिका से टिश्यू बनेगा, टिश्यू होगा, इस सेल मान लीजिए इसको सेल। अब बहुत सारे सेल से ऑर्गेनल्स होगा, ऑर्गेनल्स, और सभी सारे ऑर्गेनल से ऑर्गेनल सिस्टम होगा, और सभी सारे ऑर्गेनल सिस्टम से ऑर्गेनिज्म होगा, ऑर्गेनिज्म, अंग होगा, मतलब बॉडी शरीर होगा, जीव, एक जीव तैयार होगा, ऑर्गेनिज्म एक जीव होगा। ऑर्गेनल सिस्टम मतलब अंग तंत्र बनेगा, ऑर्गेन मतलब अंग बनेगा। उत्तक का आप टिश्यू जानबे करते हैं, टिश्यू आपको पढ़ा दिए थे सेल से पहले ही। तो सेल का जो बहुत सारे रूप को ही टिश्यू कहा जाता है। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और क्रियात्मक इकाई, जैसे अब मान लीजिए जैसे एक घर का एग्जाम्पल लीजिए। एक घर बनाने के लिए आपको पहले ईंट की आवश्यकता होगी, ईंट की आवश्यकता होगी। ईंट के बाद दीवार बनेगा, दीवार के बाद आपको फ्लोर बनेगा, फ्लोर के बाद आपको पूरा मकान तैयार हो जाएगा। तो ईंट हो गया कोशिका, ये हो गया उत्तक, ये हो गया अंग प्रणाली, और ये पूरा हो गया शरीर, बॉडी मान लीजिए शरीर। तो इस तरह आप एनालाइज कर सकते हैं एक घर के एग्जाम्पल से। तो घर के एक ईंट एक कोशिका के रूप में कार्य करती है। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलते हैं कोशिका का आकार। बहुत से कोशिका बहुत ही छोटी होती हैं जिसे माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। तो आपको हम बताए थे बहुत कोशिका होती है जो बहुत छोटी होती है, जिसको नंगों आँखों से देखना मुश्किल है। तो इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी। अब बहुत कोशिका होती हैं जिसे मानव की तंत्रिका तंत्र, जिसकी लंबाई लगभग 1 मीटर होती है, और बड़ी कोशिका होती है, इसकी संरचना भिन्न भिन्न होती है। तो मान लीजिए कोशिका कोई छोटा भी होता है, कोई बड़ा भी होता है, तो इसकी संरचना भिन्न भिन्न होती है। जैसे सबसे बड़ा जीवित कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, तो यह 15-13 सेंटीमीटर का होता है। तो आप समझ जाइए कि ये भी सबसे बड़ा जीवित कोशिका है जो शुतुरमुर्ग का अंडा है। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलते जानिए सेल वॉल क्या होता है। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति की दीवार सेल्यूलोज से बनी होती है। कोशिका भित्ति की जो दीवार है यह सेल्यूलोज से बनी होती है। अधिकांश पदार्थों की के लिए हद तक कठोर लेकिन पारगम्य है। अधिकांश यह कठोर होते हैं लेकिन पारगम्य होते हैं, आर पार जा सकते हैं। कोशिका भित्ति पौधे की कोशिकाओं में और बैक्टीरिया कवक में उपलब्ध है। कुछ बैक्टीरिया और कवक में भी कोशिका भित्ति होती है। तो कवक में जो कोशिका भित्ति होती है वह क्या चीज़ की बनी होती है, काइटिन की, काइटिन की। ये बात याद रखिएगा। जब आपको अगर पूछ देगा कवक में कोशिका भित्ति किसके बने होते हैं, तो आपको वहाँ सेल्यूलोज नहीं काइटिन मार के आना है। और पौधे प्लांट में अगर पूछेगा तो आपको सेल्यूलोज मारना है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। प्लाज्मा झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली या लिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको पूछेगा प्लाज्मा झिल्ली किसके बने होते हैं, तो प्रोटीन प्लस लिपिड। तो याद रखिएगा प्रोटीन प्लस लिपिड यह पूछा जाता है। प्लाज्मा झिल्ली मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ के बने होते हैं, तो प्लास्टिड और प्रोटीन के, सॉरी प्रोटीन और लिपिड के, सॉरी भाई लिपिड। तो यह बाइलेयर से बना होता है, इसका बाइलेयर से बना होता है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली के कार्य, प्लाज्मा झिल्ली कार्य समझिए। प्लाज्मा झिल्ली साइटोप्लाज्म के लिए कंटेनर का
काम प्रदान करता है। साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य के लिए कंटेनर का रूप प्रदान करता है। यह सेल के अंदर और बाहर विभिन्न पदार्थों के पारित होने की सुविधा प्रदान करता है। सेल के बाहर और अंदर आप जानिए न्यूक्लियस के बारे में, क्या न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस कोटा बल्ली द्वारा कवर किया जाता है, जिसे परमाणु झिल्ली कहा जाता है। तो समझिए दोस्तों, कोटा बल्ली, यहाँ पर कोटा बल्ली नहीं होना चाहिए, यहाँ डबल झिल्ली होगा। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक है, डबल झिल्ली। डबल झिल्ली द्वारा कवर किया जाता है, जिसे परमाणु झिल्ली कहा जाता है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, ये कोटा झिल्ली नहीं है, डबल झिल्ली द्वारा कवर किया जाता है। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। मिस्टेक से कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए आप लोग दिक्कत नहीं मानिएगा, हम वहाँ पर सुधार करने के लिए ही यहाँ बता रहे हैं। तो आई होप समझ गए होंगे क्या कहना चाहते हैं। नाभिक के अंदर जो तरल पदार्थ होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। नाभिक के अंदर जो तरल पदार्थ होता है, देखिए यहाँ पर में मिस्टेक है, नाभिक के अंदर जो तरल पदार्थ होता है न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। नाभिक में गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम में जीन होते हैं। जीन तो आप जानते होंगे, डीएनए की खंडित इकाई को जीन कहते हैं, जो आनुवंशिक जानकारी के वाहक होते हैं। तो इसका अर्थ हुआ डीएनए जो आनुवंशिक पदार्थ का वाहक होते हैं। तो आई होप आपको पता होगा कि हम आपको डीएनए कवर करवा चुके हैं। कोशिका विभाजन के दौरान न्यूक्लियस महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आपको पूछा जाएगा कोशिका विभाजन के दौरान किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो न्यूक्लियस, हिंदी में नाभिक। आप समझ गए होंगे नाभिक क्या होता है। तो नाभिक कोशिका के सभी कार्य को नियंत्रित करता है, जितने भी कार्य होते हैं सबको नियंत्रित करने का काम सेंटर नाभिक करते हैं, न्यूक्लियस करते हैं। न्यूक्लियस के आधार पर कोशिका दो भागों में बांटा गया है। न्यूक्लियस के आधार पर कोशिका दो भागों में बांटा गया, मतलब ये है कि न्यूक्लियस किसी में प्रेजेंट है, किसी में प्रेजेंट है मतलब पूर्ण रूप से नहीं, जैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में आपको हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। आपको जो एनिमल किंगडम के अंतर्गत आपको भी बताए हैं, वहाँ से भी बताए हैं। तो यहाँ उतना जानकारी देने से कोई फ़ायदा नहीं दोस्तों, क्या कि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग को भी पढ़ने में डिस्टर्ब होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानिए। माइटोकॉन्ड्रिया एक कैप्सूल की संरचना की तरह होती है, एक कैप्सूल की संरचना की तरह होती है। यह दोहरी झिल्ली से जुड़े होते हैं, दोहरी संरचना से जुड़े होते हैं। इसकी आंतरिक झिल्ली कई उंगलियां जैसी संरचना प्रक्षेपित किया जाता है, इसकी उंगली जैसी संरचना होती है ऐसे। तो आप समझ गए होंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, और जानिए बहुत सारे फैक्ट हैं। कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन के स्थल है, श्वसन के बाद ऊर्जा एटीपी यहाँ लिखा था, देखिए एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संग्रहित करते हैं, एटीपी के रूप में संग्रहित करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया अपने स्वयं के प्रोटीन उत्पादन कर सकते हैं। तो स्वयं प्रोटीन उत्पादन, कोशिका श्वसन के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस श्वसन होगा। श्वसन के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। तो आप समझ गए कि पावर हाउस क्यों कहा जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पावर हाउस
किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की, ये सभी को लगभग पता होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो यह तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में इसका होता है अंतःपरद्रव्य जालिका। जालिका तो समझ गए, अंतःपरद्रव्य जालिका। यह एक जाल जैसी संरचना है जो कई ट्यूबों से बना होता है। यह एक जाल जैसी संरचना है, तो जाल जैसी संरचना है। यह कई प्लाज्मा झिल्ली से परमाणु झिल्ली तक फैली होती है। यह जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मा झिल्ली से परमाणु झिल्ली, यहाँ पर दिल्ली लिखा गया, झिल्ली तक फैली होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो प्रकार अर्थात चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न चिकनी। मतलब चिकनी और न चिकनी में क्या डिफरेंट है, जैसे मान लीजिए इस तरह का रेटिकुलम होता है, पाइप आकार का, ये ना चिकनी में ऐसे ऐसे खुरदरे रहते हैं। एगो क्लियरली पाइप आपको दिखेगा, तो ना चिकनी समझ गए। ना चिकनी मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको तो आप चिकनी समझिए गए होंगे। तो इसे रफ को हिंदी में खुरदरी कहा जाता है। खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी सहायता से सतह पर राइजोसोम जो मोटा रूप प्रदान करते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य क्या है, यह सेल को ट्रांसपोर्ट चैनल के रूप में कार्य करता है। पदार्थ कोशिका झिल्ली से साइटोप्लाज्म और नाभिक और इसके विपरीत तक पहुंचाते हैं। मतलब जो है यह पदार्थ कोशिका झिल्ली से साइटोप्लाज्म और नाभिक और इसके विपरीत तक पहुंचाती है, मतलब उल्टा भी पहुंचाती है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल में कई पदार्थों को पैकेजिंग की भूमिका निभाती है। तो पैकेजिंग की भूमिका मतलब पैकेज करने की भूमिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जाल जैसी संरचना होती है, तो यह पैकेजिंग का कार्य करती है। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलते हैं लाइसोसोम के बारे में बात करते हैं। आपको हम बताएंगे, इसको अभी डायरेक्टली बता दिए, आपको बताएंगे इसका खोज किसने किया था, ये सब को हम लास्ट में आपको हम बता दे रहे हैं। तो आई होप आप घबराइएगा नहीं कि सर ने लाइसोसोम की खोज किसने की, इसके बारे में नहीं बताए। तो मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक, आपको लास्ट में हम ये कवर करवाएंगे कि लाइसोसोम की खोज किसने की, सेल मेम्ब्रेन की खोज किसने की थी, सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी, माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया, या माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया, उसको स्टडी किसने किया, और नामकरण किसने किया। तो इस तरह को सभी के बारे में जानेंगे। तो जानिए लाइसोसोम क्या है। लाइसोसोम यह छोटी थैली संरचना है और वे गोल्जी परिसर से निकलती है। गोल्जी परिसर से निकलती है, तो गोल्जी परिसर से निकलती है और लाइसोसोम में पाचन एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम के कार्य के बारे में समझिए। लाइसोसोम एंजाइम विदेशी कणों को पचाते हैं, यहाँ पचाते हैं तो बजाते हैं, पचाते हैं और इस तरह उन्हें नष्ट कर देते हैं। तो लाइसोसोम विदेशी मतलब बाहरी कणों, यहाँ पर बाहरी समझिए इसको, बाहरी कणों, बाहरी कणों को पचाते हैं और इस तरह उसे नष्ट कर देते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। कभी कभी लाइसोसोम खुला फट सकता है, कभी कभी जो है लाइसोसोम फट जाता है और इसकी सामग्री कोशिका की सामग्री को पचाती है और कोशिका प्रक्रिया में यह मारा जाता है। तो इसी तरह यह फट जाती है और यह सामग्री को पचाती है और कोशिका प्रक्रिया में मारा जाता है। इसके कारण लाइसोसोम सेल का आत्मघाती वेग भी कहा जाता है, आत्मघाती थैला जिसे कहा जाता है, सोसाइडल वेग। तो लाइसोसोम को सोसाइडल वेग भी कहा जाता है। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। प्लास्टिड क्या है, यह देखने में कुछ हद तक माइटोकॉन्ड्रिया के समान है।
मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के समान है देखने में। प्लास्टिड पौधे के कोशिकाओं में पाई जाती है। रंगों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, समझिए, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिक यहाँ है प्लास्टिड। तो समझिए 3 प्रकार के कैसे कैसे है। तो 3 प्रकार आपको बता दिए, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। रंगीन प्लास्टिक को क्लोरोप्लास्ट और रंगहीन प्लास्टिड को ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। तो रंगीन में हरा छोड़ करके सभी रंग आ जाएंगे तो वो क्रोमोप्लास्ट। तो हरा का चर्चा जहाँ होगा वहाँ आपको क्लोरोप्लास्ट का नाम रखना। तो जैसे रंगीन में आ गया नीला, पीला, लाल, गुलाबी, ये सब आ गया। हरा नहीं, हरा में आपको क्लोरोप्लास्ट होगा। तो यहाँ तक आप समझिए। रंगहीन में मतलब इसका कोई रंग नहीं होता ल्यूकोप्लास्ट का। ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है ये भी हम जानेंगे। प्लास्टिड का अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। प्लास्टिड का अपना डीएनए और राइबोसोम भी होता है। प्लास्टिड के कार्य के बारे में जानिए। प्लास्टिड भोजन के भंडारण के लिए ल्यूकोप्लास्ट जिम्मेदार है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। आप देखिए इसका काम क्या है, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, लिपिड को स्टोर करने का काम, स्टोर करने का काम, भंडारण करने का काम है। फूड स्टोर का काम है इसका, फूड स्टोर। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है। रंगीन है तो इसका काम अलग है। और क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है देखिए। क्रोमोप्लास्ट विभिन्न रंगों को संयंत्र भागों में प्रदान करते हैं। तो विभिन्न रंग का ये सभी भागों में प्रदान करेंगे। जबकि क्लोरोप्लास्ट की वजह से एक पौधा का एक हरा रंग होता है। तो क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण की साइट है, मतलब यह केंद्र है क्लोरोप्लास्ट जो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। राइबोसोम के बारे में समझिए। यह छोटे बिंदु जैसे संरचनाएं साइटोप्लाज्म में फैली होती है और रफ एंडोप्लाज्म की सतह पर भी है। राइबोसोम प्रोटीन के लिए जिम्मेदार है। तो आप यहाँ तक आप समझ गए होंगे क्या है। अब कुछ फैक्ट बच गया दोस्तों, उसको बारे में आप समझ सकते हैं। तो समझिए। तो कॉल आ गया था दोस्तों। तो दोस्तों समझिए कि सेल मेम्ब्रेन खोज, सेल मेम्ब्रेन का खोज किसने किया था? सेल मेम्ब्रेन खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक कि 1665 में। तो आई होप समझ गए होंगे सेल मेम्ब्रेन की खोज किसने किया था। इसका हिंदी होता है कोशिका झिल्ली, जो कि सेल वाल के बाद कोशिका झिल्ली होते हैं। पहले सेल वाल होते हैं, उसके बाद कोशिका झिल्ली होते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, सेल वाल के बाद कोशिका झिल्ली होते हैं। तो चलिए दूसरा जानिए आप सेंट्रियोल के बारे में। सेंट्रियोल, इसका खोज एडवर्ड वान वेंडेन ने की थी। आप समझ गए होंगे। थियोडर बेनरी ने इसके बाद इसकी जानकारी स्टडी किया था, थियोडर बेनरी।
तो खोज इसने किया था, जानकारी थियोडर बेन ने दिया था। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। देखिए उसके बाद सेंट्रोसोम का खोज, सेंट्रोसोम का भी खोज, सेंट्रोसोम का खोज भी एडवर्ड वॉन बेंडेन ने किया था। एडवर्ड वॉन बेंडेन ने किया, लेकिन इसका स्टडी जो है, स्टडी थियोडर बेनरी समझ जाइए, यहाँ उतना साइट नहीं है जो हम पूरा लिख पाएंगे। बेनरी। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे सेंट्रोसोम का खोज किसने किया था, थियोडर वॉन बेंडेन, और स्टडी किया था थियोडर बेंडेन ने। लाइसोसोम के बारे में समझिए। लाइसोसोम का खोज क्रिश्चियन डी दूबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। और यह कब किए थे? 1949 से 1950 के बीच, मतलब 1949-50 में किया था। तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया खोज किया था अल्बर्ट वॉन क्लीमलर, लेकिन इसका जो है माइटोकॉन्ड्रिया खोज अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने किया था, लेकिन स्टडी जो है किया था अल्बर्ट वॉन क्लिकर। और रिचर्ड अल्टमैन इसको ऑर्गेनल सेल कहा, रिचर्ड अल्टमैन ऑर्गेनल सेल कहा था। अल्टमैन समझिए, अल्टमैन या सेल ऑर्गेन कहा, ऑर्गेनल सेल कहा, लेकिन कार्ल बेंडा इसका नाम रखा था। नामकरण किसने किया था? कार्ल बेंडा। यहाँ तक आप समझ गए हो। गोल्जी बॉडी को खोज कैमिलियो गोल्जी ने किया था, उसके नाम में है। और राइबोसोम की खोज के बारे में समझिए। राइबोसोम के जॉर्ज प्लेडे ये होगा, जॉर्ज प्लेडे 1955 में खोज किया था। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को तो आपको बता दें अल्बर्ट क्लाउड ने किया था। वैक्यूल्स की खोज एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। तो जानिए वैक्यूल्स के बारे में आपको बता रहे हैं। वैक्यूल्स की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। आप समझ गए होंगे क्या कह रहे हैं, ल्यूवेनहॉक। आप समझिए प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंट। प्लांट सेल में आपको लिख रहे हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल। समझिए इसके बीच अंतर, इसमें सेल वाल होते हैं। सेल वाल मतलब कोशिका भित्ति होती है, इसमें नहीं होती। ये बात समझिए, हम कटिस कर रहे हैं तो नहीं होती। इसमें सेल मेम्ब्रेन लार्ज होता है। सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन बहुत बड़ा होता है, इसमें स्मॉल होता है। इसमें वैक्यूल्स जो होता है स्मॉल होता है, वैक्यूल्स। इसमें लार्ज होता है
वैक्यूल्स लार्ज होता है, इसमें स्मॉल होता है। तो आई होप समझ गए होंगे प्लांट सेल और इसमें क्या अंतर है। देखिए ये वैक्यूल्स जो है इसमें बहुत बड़ा होते हैं, इसमें बहुत छोटा होता है, इस तरह होता है, इसमें बहुत बड़ा होता है। तो वैक्यूल्स के बारे में समझिए। जैसे मान लीजिए इसमें वैक्यूल्स हैं और ये सेल में ये वैक्यूल्स, इसमें बहुत आधे से ज़्यादा भाग न्यूक्लियस से भी बाहर हो जाता है, न्यूक्लियस को यहाँ साइड कर देता है। तो वैक्यूल्स का काम है, जैसे कि इसका काम क्या है वैक्यूल्स का, वेस्ट मटेरियल को स्टोर करना, और कभी कभी इस फूड मटेरियल को भी स्टोर करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड इत्यादि को यह स्टोर करता है, स्टोर। और वेस्ट मटेरियल का भी स्टोर करता है, जैसे वेस्ट मटेरियल का भी स्टोर करेगा, फूड मटेरियल का भी स्टोर करेगा। तो समझ जाइए कि वैक्यूल्स जो है प्लांट सेल में बहुत बड़े होते हैं, प्लांट सेल में बहुत बड़े होते हैं, और एनिमल सेल में बहुत छोटे होते हैं वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स के बारे इसका हिंदी होता है रिक्तिका, लेटिन शब्द वैक्यूल से हुआ है, इसका लेटिन शब्द वैक्यूल है और वैक्यूल्स लिखा जाता है। तो रिक्तिका जो है, रिक्तिका यह छोटे होते हैं और इसके अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं, इसके अंतर्गत यह फूड मटेरियल के होते हैं, फूड मटेरियल वेस्ट मटेरियल से होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया और उसके बाद प्रोटीन हो गया, उसके बाद आपको हो गया बहुत सारे पदार्थ हैं जो कि इसके अंतर्गत आते हैं, फूड मटेरियल के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह का ये स्टोर करते हैं और इसको कार्य को प्रगति करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि क्या होता है वैक्यूल, जो कि यह वैक्यूल्स इतना बड़ा हो जाता है प्लांट सेल में कि केंद्रक को साइड कर देता है, और इसके अंतर्गत बहुत छोटे से सूक्ष्म होता है वैक्यूल, और केंद्रक इसके अंतर्गत होते हैं। तो यहाँ पर केंद्रक से भी बड़ा वैक्यूल्स होते हैं, किसमें, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं। एनिमल सेल में बहुत छोटे होते हैं वैक्यूल्स। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो इसी के साथ हम वीडियो कंक्लूड करते हैं। पहले ये बता दीजिए कि आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा, और इसका नेक्स्ट लेक्चर भी आएगा जो आपके लिए सेल का नेक्स्ट लेक्चर आएगा, जो आपको बहुत सारे उसमें सेल विभाजन के बारे में बताएंगे, और जो फैक्ट बचा है उसको बारे में बताएंगे। उसके बाद इससे महत्वपूर्ण 20, 25 या 30 जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो आपको कराएंगे। तो यहाँ तक आपको क्लास कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जितना हो सके सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ क्लास को कंक्लूड करते हैं। जय हिंद।